हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से चैप्टर 5 इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि साइंस की वजह से दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है और द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, यानी कि हम यहाँ पर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने पर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सेस है आज के ज़माने में वो बहुत ही आसान हो चुका है। इसलिए इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में क्या लिखा है कि जितनी भी डिस्कवरीज और इन्वेंशन हुए हैं दुनिया में उसकी वजह से जो कंट्रीज हैं वो बहुत पास में आ गई हैं एक दूसरे के। उसके अलावा सारी कंट्रीज में जो कोऑपरेशन है ना वो बढ़ गया। क्यों? मान लो किसी भी कंट्री में अगर कोई भी तरह का डिस्कवरी या इन्वेंशन होता है तो वो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाता है। यानी कि हर एक कंट्री को कोऑपरेशन चाहिए अपनी डिस्कवरीज या इन्वेंशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हर एक कंट्री का जो एटीट्यूड हो गया है वो आज के जमाने में कैसा है? टुवर्ड्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड पीस। कोएग्जिस्टेंस, सब साथ में एग्जिस्ट करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। नाउ साइंस का मतलब क्या होता है? तो साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इसी सिस्टमैटिक नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकल यूज में लेकर आते हैं वो हो जाएगी टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। क्लियर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। साइंस हमको डिस्कवरी या थ्योरीज बताता है, जब उसी को हम प्रैक्टिकल अप्लाई कर देते हैं तो टेक्नोलॉजी हो जाता है। तो दोनों मिलके बनते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, चलो अब देखो हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस। अभी तक हमने काफी सारे जैसे कल्चरल हेरिटेज हो गया, नेचुरल हेरिटेज, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इन सब के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा है। जिन साइंटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ते हैं जैसे आइजैक न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन, पाइथागोरस, इन सब की थियरीज को एंशिएंट इंडिया ने बहुत पहले, यानी कि इनके बताने से पहले ही ये सारी डिस्कवरीज इंडिया में हो चुकी थी। क्लियर है? चलो, द ग्रेट सेजेस ऑफ अवर एंशिएंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज टू ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट दिए हैं, यानी कि डिस्कवरीज दी हैं। They have made outstanding contribution in the field of metallurgy। मेटलर्जी यानी कि मेटल का इस्तेमाल करके अलग अलग आइडल्स बनाना, देन केमिस्ट्री, फिर साइंस ऑफ मेडिसिन, देन सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पेस। और एस्ट्रोलॉजी यानी कि वही प्लैनेट की पोजीशन को पढ़कर उसका असर हमारी लाइफ में क्या होगा वो बताना, ज्योतिष शास्त्र जिसको बोलते हैं वो। उसके बाद है वास्तुशास्त्र और फिजिक्स। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। और ये जो अलग अलग टॉपिक्स देख रहे हैं इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया ने किस तरीके से इन सारी फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। नाउ मॉडर्न एज रिसर्चर्स और आज के जो साइंटिस्ट हैं, आज के जो रिसर्चर्स हैं वो क्या मानते हैं कि इंडिया का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो कैसा है? साइंटिफिक है। हम रिलीजियस आउटलुक तो रखते ही हैं, यानी कि हमारा जो रिलीजन है, जो धर्म है, हम उसमें मानते तो हैं लेकिन हमारा जो धर्म है वो पूरा साइंस के तरफ ही है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया हैज साइंटिफिक एटीट्यूड अलोंग विथ रिलीजियस आउटलुक। रिलीजन के साथ साथ साइंटिफिक एटीट्यूड भी है, यानी कि हिंदू रिलीजन की जितने रिचुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट कर ही जाते हैं। ओके, चलो देन मेटलर्जी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेटलर्जी। सो सिंस एंशिएंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। तो डेली यूज में मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग मेटल। सबसे पहला मेटल जो यूज किया गया है वो कौन सा है? कॉपर, याद रखना। देन एंशिएंट इंडिया मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। अब किस तरीके से प्रोग्रेस किया? अलग अलग तरीके के आइडल्स बना के। तो जो फेमस आइडल्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। अब मेटालिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर जो कि कहां से मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला। इट इज एन एग्जाम्पलरी अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखो ये रहा उस टाइम पर, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम पर हमको ये मिला फीमेल डांसर का मेटालिक आइडल। फिर उसके बाद स्टैच्यू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू कुशन पीरियड हैव बीन फाउंडेड तक्षशिला। तक्षशिला हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। तो देखो तक्षशिला में हमको क्या मिला? स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, ये भी कॉपर स्टैच्यू था। उसके अलावा साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी के दौरान यहाँ पर कई सारे मेटल के आइडल्स भी मिले थे। तो ये प्रूफ देता है सबसे पहले कि एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी में कितना आगे था।
पहला एक स्टैचू कौन सा देखा, फीमेल डांसर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, स्टैचू ऑफ नटराज। इट इज अ मास्टरपीस इन स्कल्पचर और ये पूरी दुनिया में फेमस है। और आज ये जो स्टैचू है वो चेन्नई के म्यूजियम में प्रिजर्व किया हुआ है। ये रहा नटराज का स्टैचू। क्लियर, नटराज कौन है, शिव को ही बोलते हैं, ठीक है, नटराज। फिर अनदर वेल नोन, और जो तीसरा आइडल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राम द आर्चरर। ये रहा राम द आर्चरर, कैन बी सीन इन द म्यूजियम, और इसको भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है म्यूजियम में। आर्टिस्टिक स्टैचू, इनके अलावा बहुत सारे गॉड, गॉडेसेस, बर्ड्स, एनिमल, बिटर नट कटर आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक आर्ट। ये आपको ये तो सारे आइडल्स हो गए। उसके बाद ये बिटर नट कटर, वो सुपारी होती है ना, उसको काटने के लिए आता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हमको मिला था, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इधर से हमको पता चलता है कि एशियंट इंडिया में भी मेटल का कितने अच्छे से इस्तेमाल होता था और उन लोग को इसके बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी। क्लियर है, चलो। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है केमिस्ट्री, एल्केमिकल लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है, तो केमिस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी कि वो पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही है। यहाँ पर किस चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट होता था, तो मेटल्स पर, अलग अलग मेटल्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे, अलग अलग मेटल्स को मिक्स करते थे, फिर उनको चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि वेरियस This science is very useful for various minerals, plants, फिर chemical mixed seed for agriculture, एग्रीकल्चर के जो सीड्स का इस्तेमाल होता है उसमें भी केमिस्ट्री आती थी। फिर अलग अलग मेटल्स को बनाने के लिए, जैसे ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कॉपर प्लस जिंक क्या बनता है, और कॉपर प्लस टिन ये क्या बनता है, सो कॉपर प्लस जिंक होता है ब्रास और कॉपर प्लस टिन होता है ब्रोंज। तो ये क्या है, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना। उसके अलावा कुछ मिनरल्स या कुछ मेटल्स ऐसे भी हुआ करते थे जिनको हम मेडिसिन में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक एल्केमी की बात करूं तो एल्केमी का मतलब होता है कि हमारे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री की फील्ड में, उनका ये मानना था कि हम कुछ मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं से एक नई ब्रांच का जन्म होता है केमिस्ट्री की, जिसका नाम है एल्केमी। तो ये एल्केमिकल लॉ उसी पर बेस्ड है। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, आचार्य नागार्जुन, अ लर्नेड बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इज नोन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ। आचार्य एक पोजीशन दी जाती थी जो अपनी फील्ड में मास्टर हो उनको, तो आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की फील्ड में आचार्य किनको कहा जाता था, आचार्य नागार्जुन। और वो कहाँ से पढ़े हुए थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी से। अब उनकी बुक का नाम याद रखना है, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। आरोग्य मंजरी, यहाँ पर उन्होंने मेटल्स और मेडिसिन की बात की है, किस तरीके से उससे मेडिसिन बनाई जाती है। और रस रत्नाकर, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग मेटल जैसे कि मरकरी हो गया उसके अलावा की बात की हुई है। ओके, नाउ तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलॉन्ग विथ हर्बल मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेद तो ठीक है लेकिन आयुर्वेद के अलावा उन्होंने एलोपैथी को भी एनकरेज किया। एलोपैथी मतलब क्या होता है, जो हम अंग्रेजी दवाई बोलते हैं ना, मॉडर्न मेडिसिन, वो। It is believed that the use of mercury ash as a medicine was initiated by him, यानी कि मर्करी ऐश को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करने की शुरुआत भी आचार्य नागार्जुन ने ही की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के पास उनका खुद का एक स्कूल था केमिस्ट्री का, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए भी था, जैसे इसको हम फर्नेंस बोलते हैं, तो फर्नेंस था जहाँ पर स्टडी और रिसर्च वर्क किया जाता था। The description of main rus, uprus, 10 types of poisons as well as various types of salt and ash of minerals is seen in the chemistry। तो उस टाइम पर किस किस के बारे में डिस्क्रिप्शन था, देखो मेन रस उपरस, यहाँ पे बात हो रही है पहले तो मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के अलावा जो भी अदर मेटल्स हैं वो उपरस, मेन रस मर्करी, इन सब से किस तरीके से मेडिसिन बनाई जा सकती है और मतलब मिक्सचर किस तरीके से किया जा सकता है, उन सब के बारे में। फिर अलग अलग पॉइजन कौन से होते हैं, सॉल्ट और अलग अलग मिनरल्स के एशेस का क्या इस्तेमाल है, तो वो सब केमिस्ट्री में था। द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्टेड एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इतना पुराना स्टैचू है लेकिन उसको आज भी वो एज इट इज जब एक्सकेवेट किया तो वैसा का वैसा हमको मिला। तो यहाँ पे प्राइड होने की बात ये है कि उस टाइम पर उनके पास इतनी नॉलेज कैसी थी कि कौन सा मेटल किस रेशियो में लेना है कि वो एक अच्छा आइडल बन सके और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो यही रिफ्लेक्ट करता है एंशिएंट इंडिया की नॉलेज और स्किल केमिस्ट्री की फील्ड में। क्लियर? चलो ये देखो, ये है मरकरी, इट इज द ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में ही रहता है। ठीक है, मरकरी। और ये है उस टाइम का फर्नेंस। वैसे आज हम जैसे ग्लास का इस्तेमाल करते थे, ये उस टाइम के फर्नेंस का एक फोटो मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, चलो फिर द कॉपर स्टैचू। अब ये पूरे 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो हमको कहाँ से कॉपर के स्टैचू ऑफ बुद्धा 2 मिले, तो सबसे पहले तो सुल्तानगंज भागलपुर बिहार, सुल्तानगंज भागलपुर बिहार, दूसरा है नालंदा, दोनों याद रखना है। सो द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज भागलपुर बिहार, उसकी हाइट कितनी थी, 7.5 फीट हाई। ठीक है, 7.5 फीट हाइट थी और उसका वेट था 1 टन। और वहीं पर जो नालंदा से मिला है वो 18 फीट का था। क्लियर, ये 7.5 और ये 18 फीट का। फिर उसके बाद विजय स्तंभ, ये 24 फीट का है, आयरन पिलर है और जिसका वेट है 7 टन। और ये बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त II के टाइम पर ये बना था या इन्होंने ये बनवाया था। तो कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा 7.5 फीट 1 टन, ये बिहार वाला है। नालंदा का जो स्टैचू है गौतम बुद्ध का, वो कितने हाइट का है, 18 फीट। उसके बाद विजय स्तंभ की हाइट है 24 फीट और इसका जो वेट है वो है 7 टन, बिल्ट बाय चंद्रगुप्त II। इतना याद रखना है। देन इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरी द पिलर हैज नॉट येट कोरोडेड, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एल्केमिकल लॉ ऑफ इंडिया। हाँ देखो, ये जो पिलर है चंद्रगुप्त II के टाइम पर बना था, आयरन पिलर है और आयरन में तो जंग तो लगती है लेकिन इतने साल हो गए और कितना, यानी कि वो ऐसे नहीं है कि कवर्ड है, ऐसे खुले आसमान में ही है लेकिन उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगी है। देखो, इट हैज नॉट बीन कोरोडेड येट। और ये बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे साइंटिस्ट को मेटल्स का कितने अच्छे से इस्तेमाल करना आता था और उन्होंने क्या क्या उस आयरन में मिक्स किया होगा कि आज तक उसमें जंग नहीं लगी। ठीक है, और ये है स्टैचू गौतम बुद्ध का जो कि बिहार से मिला है, और ये है जो नालंदा से मिला है, और ये है आयरन पिलर विजय स्तंभ जो कि आज कहां पर है, दिल्ली में है। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट। नाउ साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक है ना वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो 4 मार्क्स के लिए ये काफी बार पूछता है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ पर हम इसको इतना सिस्टमेटिकली आंसर लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन होगा, फिर अपना कंटेंट एंड देन कंक्लूजन। तो यहाँ पे 3 ऋषि के नाम लिखने हैं आपको। सबसे पहले महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और तीसरे वाग्भट।
ये तीनों पायनियर माने जाते हैं इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन और सर्जरी के। अब इन तीनों की बुक है, वो बुक किसके ऊपर है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो महर्षि चरक की अगर हम बात करें तो उनकी बुक का नाम है चरक संहिता, जिसमें उन्होंने 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया है। कितने? 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया है महर्षि चरक इन चरक संहिता। फिर दूसरे आते हैं महर्षि सुश्रुत। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मेंशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्जरी। नाउ अब इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इतने ज्यादा शार्प हैं कि वो सिंगल हेयर को वर्टिकली 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, सिंगल हेयर को। इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट इनके शार्प थे। नाउ तीसरे जो है उनका नाम है वाग्भट, हैज रिटन अ बुक जिसका नाम है वाग्भट संहिता, इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बुक। अब वाग्भट संहिता में क्या लिखा है कि जो डायग्नोसिस मतलब बीमारी क्या है उसके बारे में पता कैसे चलेगा, कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, क्या सर्जरी के ऑप्शंस है, वो सब वाग्भट में लिखा हुआ है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। अब इसमें उस टाइम पर क्या क्या होता था देखो, हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एशियन टाइम इज एनरिच्ड विद ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। अब हम जो मेडिसिन बनाते हैं तो सारी आयुर्वेदिक होती थी, है ना, प्लांट्स या एनिमल से बने हुए या मिनरल से। दिस हैज प्रेजेंटेड अ डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर यूसेज। तो वाग्भट संहिता और सारी जो बुक्स है उन सबको अगर हम मिला देते हैं तो हमको क्या पता चलता है, सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि मेडिसिन कैसे बनाना है, कब इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उनका क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन सी डिसीजेस पे कौन सी मेडिसिन लेनी है। ओके, नाउ दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन विद बाउल शेप बैंडेज। तो उनके उस टाइम पर भी उनके पास बैंडेज था कि अगर जैसे ब्लड सर्कुलेशन रोकना हो तो बाउल शेप्ड बैंडेज का इस्तेमाल करते थे। नाउ दे कुड स्किलफुली ऑपरेट एब्डोमेन, किडनी, कैटरेक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स, ब्लैडर, इन सारी बीमारियों को वो आसानी से ट्रीट कर सकते थे। दे कुड क्लासिफाई ऑल्सो ज्वाइन द ब्रोकन और डिस्प्लेस्ड बोन्स। तो अगर हड्डी टूट गई है या डिस्प्लेस हो गई है उनका भी सॉल्यूशन उसके पास था। एंड extract the things pierced into the body easily and skillfully recognize symptoms and diagnosis the disease। अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ चला गया हो गलती से, pierced यानी कि कुछ अंदर चले जाना बॉडी में, तो उसको आसानी से वो निकाल सकते थे। उसके बाद सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके कौन सी बीमारी है वो डायग्नोज भी कर देते थे। ओके, देन They also gave dietary direction after post recovery of disease। अब जब बीमारी सही हो गई है तो कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या खाना है, उन सब के बारे में भी बताते थे। और प्लास्टिक सर्जरी भी उस टाइम पर उन लोगों को पता था, प्लास्टिक सर्जरी। देन दे शोड अ कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सारी चीज़ें उनको आती है, ये वो पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की जाती थी किस पर, या तो डेड बॉडी पर या तो वैक्स स्टैचू पर। बच्चों को सिखाने के लिए या तो डेड बॉडी लेकर आएंगे उस पर सिखाते थे या तो वैक्स स्टैचू पर सिखाते थे। तो यहाँ पता चलता है कि उनको कितना इंटरेस्ट था ये जो उनकी पढ़ाई है वो दूसरों को सिखाने में भी। नाउ दे कंडक्टेड रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम पर भी वो ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते थे। देवर एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडाइट्रिशियन। गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि जो विमेन डॉक्टर होते हैं वो, और पीडाइट्रिशियन यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो। ओके, देन वेटरनरी साइंस यानी कि एनिमल के ऊपर है। तो दे रोट बुक्स ऑन डिसीजेस रिलेटेड टू हॉर्स और एलिफेंट के जो डिसीजेज हैं उस पर भी इन्होंने बुक लिखी है। तो एलिफेंट पर जो बुक है उसका नाम है हस्ती आयुर्वेद, और शालिहोत्र और अश्व शास्त्र, ये दोनों के दोनों हॉर्स पर है, ठीक है, हॉर्स पर बेस्ड है। फिर स्कॉलर्स या साइंस राइटर ऑफ मेडिसिन वाग्भट मेड, अब इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अष्टांग हृदय इन फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। तो ये भी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बीमारियों के ऊपर है और उनका क्योर क्या है उसके ऊपर। किसने लिखी? वाग्भट, याद रखना, अष्टांग हृदय बाय वाग्भट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स। Now, epoch-making mathematical discoveries were considered to be made in India, through which contemporary global affairs are carried out। जैसे जीरो की डिस्कवरी हो गई, डेसिमल सिस्टम, ये सब इंडिया ने दिया है दुनिया को। द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, एल्जेब्रा, थ्योरम ऑफ बोधियान। बोधियान थ्योरम यानी कि पाइथागोरस के नाम पर जो आज हम जानते हैं वो पाइथागोरस से पहले ही बोधियान ने हमको बता दी थी। उसके बाद ज्योमेट्री और एरिथमेटिक, ये सब।
आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी की। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वो डिस्कवर्ड बाय सेज नेम गुरुत सामंत। तो ये माना जाता है कि नंबर के आगे से कोई भी नंबर लिखा उसके आगे जीरो लगाने का ये जो तरीका है ये किसने शुरू किया? गुरुत सामंत ने शुरू किया था। देन मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ नंबर मेड बाय प्लेसिंग 53 जीरोज। 1 के आगे ऐसे 53 जीरोज लगा के उसके बाद वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 10,000, देन लाख, 10 लाख, ऐसे जो हम पढ़ते हैं ना, करोड़, 10 करोड़। तो देखो ये 53 जीरोज लगाकर आज हमारे पास इतनी गिनती नहीं है जितनी ये लोग इस टाइम पर उन्होंने बना दी थी। जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है उसकी बात हो रही है। ओके, नाउ डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेट्स इंस्ट्रूमेंट। देखो हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम पर जो रिमेन्स मिले हैं वहां से पता चलता है कि उस टाइम पे उनके पास मेजरिंग और वेट के इंस्ट्रूमेंट भी थे, यानी कि उनको मेजर करना आता था। फिर भास्कराचार्य की बुक का नाम क्या है? लीलावती गणित और बीज गणित। लीलावती गणित में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आ जाते हैं मैथ्स के, और बीज गणित जो है वो अलजेब्रा होता है। ठीक है, ये कब लिखी उन्होंने? 1150 एडी। और ही डिस्कवर साइन ऑफ एडिशन, प्लस माइनस का जो साइन है वो भी इन्होंने ही डिस्कवर किया। ओके, देन ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन का टॉपिक ये कौन लेकर आए? ब्रह्मगुप्त। और दूसरा बोधियान डिस्कवर्ड थ्योरम ट्राइंगल पॉलिसी, ये वाली। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये जो हाइपोटेनस स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ दिस साइड। तो ये ए ये बी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये ट्राइंगल पॉलिसी बोलो किसने डिस्कवर की? बोधियान ने। क्लियर? फिर आप स्तंभ हैज डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स यूज्ड फॉर वैदिक यज्ञ इन शूल्व सूत्र 1800। तो देखो शूल्व सूत्र की बुक है, ये किसने लिखी? आप स्तंभ ने लिखी है, जहां पर बताया गया है कि जो हवन कुंड होता है, जहां यज्ञ करते हैं, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए। क्लियर है? चलो, देन आर्यभट्ट हैज मेंशन्ड द वैल्यू ऑफ पाई। अब पाई की वैल्यू और पाई को पाई बोलना है, ये सब आर्यभट्ट ने बताया। क्या वैल्यू है? 3.14। कौन सी बुक में बताया गया है? तो आर्यभट्टियम। ही ऑल्सो प्रोनाउंस, पाई को पाई बोलना ये भी उन्होंने बताया, और ये बोला कि ये कॉन्स्टेंट है। जब भी हमको सरकमफ्रेंस या एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना रहेगा तो जो पाई है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आर्यभट्ट की डिस्कवरीज है। नाउ अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्ट इन हिज बुक, हेंस आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैथ्स में बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा इनकी बुक का नाम है दशगीतिका और आर्यभट्टियम। ठीक है, दशगीतिका जो है वो एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में और उन्होंने कौन सी बुक में बताया? तो आर्य सिद्धांत। याद रखना, आर्य सिद्धांत, दशगीतिका, आर्यभट्टियम, ये सारी की सारी, और अष्टांग मेथड, ये सब कुछ आर्यभट्ट की डिस्कवरीज हैं, उनकी बुक्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में, जैसे हो गए बोधियान, आपस्तंभ, कत्यायन, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। इन सब का कंट्रीब्यूशन हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा है। ओके, चलो, नाउ नेम ऑफ द बुक्स बेस्ड ऑन साइंस, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? सबसे पहले प्रजानन शास्त्र। प्रजानन शास्त्र किसने लिखी है? ब्रह्मभव्य पंचाल। प्रजानन शास्त्र ब्रह्मभव्य पंचाल, ये रिप्रोडक्शन पर है। ओके, ये बुक जो है वो रिप्रोडक्शन पर है। फिर चिकित्सा संग्रह चक्र पानीदत्त, चिकित्सा संग्रह चक्र पानीदत्त, ये मेडिसिन के ऊपर है। फिर कामासूत्र किसने लिखी है? वत्स्यायन, कामासूत्र बाय वत्स्यायन, ये सेक्स एजुकेशन के ऊपर है। फिर वृक्ष आयुर्वेद्य महर्षि पराशर, ट्रीज के ऊपर है। योगा शास्त्र यानी कि योगा महर्षि पतंजलि। फिर यंत्र सर्वस्व तो महर्षि भरद्वाज, यंत्र के ऊपर है। और कालगणा ये शक्मुनि, कालगणा यानी कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? शक्मुनि। क्लियर? बस रीड कर लेना, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ ले। ओके, चलो,
फिर आता है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्पेस की स्टडी करना, जितने भी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट है उनके बारे में पढ़ना एस्ट्रोनॉमी होता है। अब लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि प्लैनेट्स के पोजीशन का असर ह्यूमन लाइफ में क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्लियर हो गया डिफरेंस? चलो, एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस। मैनी वर्क या ग्रंथ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैज बीन रिटन इन इंडिया। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड काफी सारे बुक्स लिखी गई हैं और an organized and deep study of astrology was made by Indian Ancient University। तो एस्ट्रोलॉजी पे जो रिसर्च है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हुई है। Okay, now planets and their movements, constellation and other celestial objects were used for calculation through which astrology and astronomy were developed remarkably। यहाँ पे क्या देखो, क्या हम स्टडी करते हैं? प्लैनेट्स और उनकी पोजीशन, उसके अलावा कॉन्स्टलेशन और जितने भी सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स है ना उनके बारे में दोनों में पढ़ा जाता है। प्रिडिक्शंस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स, और ये जो प्लैनेट के मूवमेंट होते हैं यानी कि ग्रह जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन लगाए जाते हैं। आर्यभट्ट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो द फर्स्ट, अब एस्ट्रोनॉमी यानी कि पूरा सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट स्पेस के बारे में, यहाँ पर भी आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए जो पहली इंडियन सैटेलाइट थी उसका नाम क्या रखा था? आर्यभट्ट। क्लियर? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो थी हमने स्पेस में भेजी थी उसका नाम था आर्यभट्ट। ओके, ही डिक्लेयर्ड दैट दी, और उन्होंने बताया था जो अर्थ है वो अपने एक्सिस में भी घूमती है। रिवॉल्यूशन तो कर रही है लेकिन रोटेशन भी हो रहा है ऑन इट्स ओन एक्सिस। और फिर द बेसिस रीजन फॉर लूनार एक्लिप्स द शैडो, लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, तो उन्होंने बताया था सन, अर्थ, मून। जब अर्थ बीच में होती है, जब अर्थ बीच में होती है तब जो ग्रह लगता है उसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण या लूनार एक्लिप्स। क्लियर? ये भी आर्यभट्ट ने बताया था। विच वॉज एड्रेस्ड एज अजर बहार बाय दी स्कॉलर्स, और उस टाइम पे जो स्कॉलर्स थे वो लूनार एक्लिप्स को क्या बोलते थे? अजर बहार। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्त पॉपुलराइज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, नॉट न्यूटन बट ब्रह्मगुप्त। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने किस बुक में लिखा है? ब्रह्म सिद्धांत में लिखा है। नाउ वराहमिहिर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब ये देखो क्या किया है। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर दोनों थे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शन में, तंत्र, होरा और संहिता। क्लियर? एस्ट्रोलॉजी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन बाय वराहमिहिर, तंत्र, होरा और संहिता। हिज ग्रंथ नेम, अब बृहद संहिता जो है वो वराहमिहिर की ही बुक है, गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट ऑन मेंस फ्यूचर। तो ये जो प्लैनेट्स है, ये जो ग्रह हैं, उनका असर हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ता है वो इन्होंने बताया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल, जो राशि होती है, राशि में एक एक एनिमल असाइन कर दिया जाता है वो। द टाइम ऑफ मैरिज, फिर पॉन्ड्स, वेल, गार्डन्स एंड गुड ओमेन फॉर सोइंग, कि कब अच्छा मुहूर्त होता है, ये सारी चीजें करवाने का। ठीक है, we should feel pride that our ancestors were expert in the various field of science। चलो, now वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र यानी कि घर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कि ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, सबका जो डायरेक्शन है वो कहाँ होना चाहिए, वो सब आता है वास्तुशास्त्र में। देयर इज एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र, और ये एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, इसको एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी जो वास्तुशास्त्र है वो भी प्लैनेटरी पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। सो वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर किसने कंट्रीब्यूशन दिया है वास्तुशास्त्र में, तो सबके नाम याद रखना है, ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ और विश्वकर्मा, जिसमें से विश्वकर्मा जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ गॉड कहे जाते हैं। सो ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ और विश्वकर्मा। They have propagated the principle of construction of dwellings यानी कि घर, फिर टेम्पल, पैलेस, अश्वशाला जहाँ पे घोड़े रहते हैं, फिर फोर्ट्स यानी कि किला, स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनिशंस यानी कि जहाँ पर हथियार वगैरह रखते हैं, इन सब, और टाउन प्लानिंग, ये सब कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वो सब इसमें था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र कहाँ पर मिलेगा? बृहद संहिता। और राणा कुंभा जो है मेवाड़ के, उन्होंने साइंस को 15वीं सेंचुरी में दोबारा जिंदा किया। राणा कुंभा ने क्या बनवाया था? कुंभलगढ़, ये रहा। ठीक है, और कुंभलगढ़ की जो वॉल है ये एशिया की 2nd लार्जेस्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी वॉल, वॉल ऑफ चाइना,
वो फर्स्ट नंबर पर है। तो सेकंड जो है वो हमारे इंडिया में है, ये कुंभलगढ़ की जो वॉल है ना, ये दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो किसने बनाया? राणा कुंभा ने कुंभलगढ़। और जब इन्होंने ये बनाया तो वास्तुशास्त्र का ही इस्तेमाल किया था। ओके, देखो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ के हिसाब से जो विश्वकर्मा है, ही वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। माना जाता है कि विश्वकर्मा ने द्वारका बनाई, ठीक है, उसके बाद स्वर्ग बनाया, फिर इंद्रप्रस्थ भी बनाया। महाभारत अगर देखी हो तो पता होगा, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ विश्वकर्मा ने बनाया था। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र, अब अगेन जो याद रखना है, वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शन में डिवाइड किसने किया? विश्वकर्मा ने। ओके, चलो नाउ वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, जगह कौन सी होनी चाहिए, शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, पूरी प्लानिंग होगी प्रॉपर कि कौन सा रूम कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, फिर टेम्पल का जो गर्भगृह है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फिर ब्रह्म स्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले और हमसे ज़्यादा वास्तुशास्त्र को आज फॉरेनर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, इंडियन कल्चर इज वेरी वास्ट हिट्रोजीनियस, यानी कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप है। हिट्रोजीनियस यानी कि हमको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन, धर्म भी है और साइंस और टेक्नोलॉजी भी है। फिर ट्रेडिशनल आइडियाज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ रेयरली सीन इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसा जो रिलीजन है और जो पूरा का पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी पर कनेक्ट कर जाता है, ऐसा आपको कोई दूसरी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? नाउ टॉलरेंस एंड इक्वलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, टॉलरेंस यानी कि हर एक रिलीजन के लोग यहाँ पे रहेंगे और सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। इस सीन इन अ कल्चर इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन। देखो हम किन किन चीज़ों में अलग है, रिलीजन में, लाइफस्टाइल में, वैल्यूज़ में, इतने सारी चीज़ों में अलग होने के बावजूद भी हमको क्या देखने को मिलता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यही है इंडिया का मोस्ट यूनिक फीचर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया का, एशियंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या था। ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी के लिए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स का हो गया, फिर मेडिसिन और साइंस वाला, और तीसरा कौन सा? वास्तुशास्त्र। क्लियर? और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स में ही आते हैं। तो पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो ये आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।